कि हाउ मच यू लव योर वाइफ। अगर कुछ अनजान आदमी से जाके आप बोलेंगे आप अपने पत्नी से कितना प्यार करते हैं, पहला तो आपको एक थप्पड़ लगाएगा अगर बुरा भी होगा तो। हम्म। स्पिरिचुअल का कुछ अंत नहीं है, इन्फिनिटिव है, अनंत काल होता है। क्योंकि बहुत बहुत प्रणाम सभी को। बहुत बहुत आत्मवंदन। डिविनिटी विद इन के इस मंच पे आप सभी का स्वागत है। पॉडकास्ट की श्रृंखला के साथ आज हम फिर से प्रस्तुत हुए हैं, डिस्कवरिंग इनर लाइट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। हमें बहुत से प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं, हमारे जीवन में ये बताने वाले हैं कि किस तरह से हम अपना सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन को संतुलन में बनाकर और आगे उन्नति करें। और क्या हम हमारी कभी जब स्ट्रेसफुल जॉब होती है तो हम आध्यात्मिकता को साइड में तो नहीं रख देते। हम अगर अपने मन से ये सोचें तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रेसफुल जॉब या हेक्टिक जॉब के कारण हम अपनी केयर थोड़ा साइड लाइन कर देते हैं या आध्यात्मिकता को साइड लाइन कर देते हैं। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं हमको वही बताने वाले हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिकता प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट भी हैं। और बिना किसी विलंब के इनको मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। ये हैं सुकान कुमार बेहरा, और ये उड़ीसा से हैं। और ये उड़ीसा पुलिस में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है। अगर मैं भौतिक इनकी जॉब की बात करूं तो भौतिक ओहदे की बात करूं। और अगर मैं ध्यान जो ऑफिशियल स्पिरिचुअलिटी में जुड़ने की बात करूं तो वो है इनका 2014 से। वैसे तो बचपन से ही इनको स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा आनंद आता था और ये बचपन से ही अपने आप को आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ महसूस करते थे। और 2014 में एक टर्निंग पॉइंट आया और इन्होंने ध्यान के अ, जगत में अपना कदम रखा। चलिए हम सब मिलकर इन्हीं के श्रीमुख से सुनते हैं इनकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में और इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत प्रणाम सर। वेलकम। वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। यू एचना जी फॉर सच वंडरफुल इंट्रोडक्शन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच के मुझे बुलाया और आध्यात्मिकता के बारे में डिस्कशन करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जैसे आप बताया कि जो आध्यात्मिक जर्नी है मैंने 2014 से शुरू किया है। लेकिन छोटा जब मैं था, बच्चा था, तब से पता नहीं, एक मैं एक सीकर था कि क्या है वो चीज, भगवान क्या है और ये सब चीज क्या है, कुछ ना कुछ अंदर चल रहा था। तो असल में क्या होता है कि जो हमारा मन और मस्तिष्क में रहता है कभी ना कभी उसका आंसर मिलता है। तो दो यू टर्न मेरे लाइफ में आया वो 2014। तो अभी हम बात करेंगे तो प्रायर टू स्पिरिचुअलिटी एंड आफ्टर स्पिरिचुअलिटी। जी, तो आपका जीवन किस तरह का था? अगर मैं आध्यात्मिकता से पहले की बात करूं, आपके व्यक्तित्व में या आपका जो बिहेवियर था या आपका जो सामाजिक जिसको कहती हूँ दृष्टिकोण, वो किस प्रकार था? तो इस बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। यस मैम, एक्चुअली जैसे बोलते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और एक आध्यात्मिक व्यक्ति, अभी उसका अंतर मुझे पता चला है। क्योंकि जब स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये तो एक ब्रॉड सेंस है, एक छोटे से हम समझ नहीं पाएंगे उसको। मैंने जब 2014 से पहले मेरा जर्नी था, तभी मैं जैसे हम मंदिर जाते हैं, भगवान को पूजा माथा टेकते हैं, वहां पे प्रसाद लेके चढ़ाते हैं, ऐसा भी मेरा लाइफ था। क्योंकि मेरा स्कूलिंग लाइफ, कॉलेज लाइफ में जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भगवान को जानता है। जनरली हम भगवान बोले तो हमारा माता पिता बताया कि हम मंदिर में जाके जो मूर्ति है उसको पूजा करते हैं। पहले तो हम, हमारा पहली भगवान है हमारा पिता और माता। और जो लोग वो एक्टिविटीज वो जो करते हैं हम उसी को भी फॉलो करते हैं। हमने देखा कि वो मंदिर में जाते हैं, प्रसाद लेके जाते हैं, फूल लेके जाते हैं, माला लेके जाते हैं, और जो अपने मन के अंदर जो होता है वो वहां पे प्रकट करते हैं।
तो हम लोग भी ऐसा करते हैं, मेरे मन भी ऐसा आया था। तो इनिशियली जब मुझे कुछ होता था तो मैं किसी को नहीं बोल पाता था, तभी जाके मंदिर में बोलता था। तो इट्स इजी प्रोसेस। मेरे ऐसा हुआ था कि जैसे बोल सकते हैं कि खाने का स्ट्रक्चर, कुछ लोग वेज खाते हैं, कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं। तो उसमें क्या होता था, एक डे स्पेसिफिक रख देते हैं कि संडे को नॉन वेज खाएंगे, मंडे को वेजिटेरियन। तो ऐसा भी मेरे लाइफ में कुछ था। तो धीरे 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 वो डे बढ़ने लगा, क्योंकि हफ्ते में मैं पहली बार हफ्ते में 2 बार या 3 बार नॉनवेज खाता था। फिर धीरे 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 वो छूट के एक दिन हो गया। तो एक टाइम में हो गया, मैं 2014 से पहले बात कर रहा हूँ, एक टाइम ऐसा हो गया, सो कॉल्ड हम जो बोलते हैं ना, कुछ बाबा लोग के पास आते हैं, तुम्हारा ये प्लानेट खराब है, ये ग्रह खराब है। तो वैसे बोलते बोलते किसी ने मुझे बताया कि आपको क्या करना है कि एक जो हम करते हैं ना, शिव मंदिर में जाके ये जो रुद्राभिषेक कराते हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसा अगर आपके लाइफ में, हर हर किसी का लाइफ में तो कुछ उतार चढ़ाव होता है ना, तो मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो उन्होंने जो सजेशन मुझे दिया वो तो अच्छा है, मंदिर में जाते हैं, रुद्राभिषेक तो सभी करते हैं, हमने फिल्म मतलब टीवी में भी देखा है, वो पुराने राजा वो भी करते थे। तो मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं। तो जब मैं रुद्राभिषेक कराया, 2012 की मैं बात कर रहा हूँ, तभी जो पंडित कराए वो मुझे बोले कि आप अभी 21 दिन के लिए आप नॉनवेज छोड़ दीजिए। तो पता नहीं क्यों मैं 21 दिन के लिए छोड़ रहा तो पूरा छोड़ देते, क्योंकि उस टाइम में मैं 2 या 3 दिन के लिए ले रहा था, स्पेसिफिक संडे ही ले रहा था। तो अंदर से आया नहीं, अभी मुझे छोड़ना चाहिए। तो धीरे धीरे मेरे जो फैमिली है, माँ बाप और भाई बहन, ये सब बोले आप तो 21 दिन के लिए छोड़ने वाले थे, पूरा क्यों छोड़ दिया। मैंने बोला कि नहीं, मेरे अंदर से नहीं आ रहा है कि मैं नॉनवेज लूं, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर से नहीं आया। तब से मैंने नॉनवेज 2011 से, करीब अप्रैल या मई का महीना होगा, तब से मैंने नॉनवेज पूरा छोड़ दिया। और जब नॉनवेज छोड़ दिया, तभी मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर जो कुछ एंगर था, मैं कभी कभी इतना गुस्सा था, शॉर्ट टेम्पर था मेरा, तो धीरे धीरे कम होने लगा। दैट डिफरेंस आई कैन फील। और बहुत सारे चीज मेरे लाइफ में भी हो रहा था, क्योंकि मैं 2012 और 2014 के बीच में 2 साल का गैप है, ठीक है, जब मैं पीएसएसएम से जुड़ा। उससे पहले क्या हुआ था, मेरे लाइफ में बहुत मैक्सिमम टाइम्स सुइसाइडल टेंडेंसी रहता था। उससे पहले मैं तो, आपने जैसे बताया कि मैं पुलिस में अभी नौकरी कर रहा हूँ, उससे पहले मैं मतलब सॉफ्टवेयर में, मेरा लाइफ में ऐसा था कि हर किसी का कुछ एम रहता है कि मैं, कोई चाहता है मैं डॉक्टर बनूं, कोई इंजीनियर बनूं, मेरा भी लाइफ में था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं। तो इसके लिए मैंने पढ़ाई भी कर रखी थी। लेकिन जो ऑब्स्टकल्स चैलेंजेस आ रहा था वो था सुइसाइडल टेंडेंसी, पढ़ाई में बोल सकते हैं, या फिर घर में ऐसे, मतलब घर में किसी के साथ, मतलब ऐसे जो प्यार का भाव रहना दोस्तों के साथ, ये सब चीज से मैं बहुत दूर रहता था। पता नहीं क्यों ये सब चीज मेरे साथ हो रहा। तभी मैंने क्या किया, ये सब चीज होने के साथ मैं एक पेसिमिस्टिक, मतलब नैराश का भावना, नकारात्मक चिंताधारा मेरे दिमाग में हर वक्त चलता रहता था, क्योंकि एक के बाद एक फेल्योर मेरे साथ हो रहा था। कोई चीज करना चाहता हो तो उसमें रिजल्ट नहीं आता था। अगर कोई पेपर मेरा एग्जाम है तो उसमें मैं जितना एक्सपेक्टेशन रखता था, किसी का बैक लग जाता था किसी पेपर में, और कम मार्क आ जाता था, तो पढ़ाई में भी दिक्कत आता था। इन द मीन टाइम क्या हुआ, मैं थोड़ा बैक जाता हूँ मेरा लाइफ में, 1997 में मेरे फादर का डेथ हो गया। तो ऐसे तो मैं घर में बड़ा हूँ, तो ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गया था। एक तो था अपना कैरियर को आगे लेना, दूसरा फैमिली को साथ में लेना, फिनेंशियल भी होता था वो सब देखने के लिए। तो मेरे मन में आया कि नहीं, आई हैव टू एक्सेप्ट दैट चैलेंज, फैमिली को संभालना है, और मेरा जो एम है कि सॉफ्टवेयर में जाना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, तो दोनों को साइमल्टेनियसली लेके जाना है। लेकिन बीच में वो जो चीज आता था, जो मैंने बताया कि नकारात्मक चिंताधारा, सुइसाइडल टेंडेंसी, ये चीज बहुत चैलेंजिंग मोड था मेरे लाइफ में। तो उसके बीच में क्या हो गया, एक गैप हो गया। धीरे 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 मेरा जो ड्रीम था कि मुझे एक बड़ा इंजीनियर बनना है,
और एक ड्रीम था कि घर को कैसे फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये जो नकारात्मक चिंताधारा था वो दोनों में गैप धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो उसमें क्या हुआ, सपोर्ट भी नहीं मिला। तो ये सब स्पिरिचुअल लाइफ के मतलब प्रायर में बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता, धीरे 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 मैं मुझे अकेलापन महसूस होने लगा था। राइट। तो मुझे सॉल्यूशंस, और एक चीज था कि वाइटल चीज फियरनेस था, मैक्सिमम फियर, डर रहता था ताकि ये ना हो जाए, ये चीज ये होता है तो क्या होता है, एक एक इंस्टेंस मुझे रिजल्ट नहीं मिलता था, तो धीरे धीरे नकारात्मक साथ मुझे फियरफुल, बहुत डर लगता था। तो ऐसे चलते चलते लेकिन दिमाग में था कि नहीं, मुझे रीजन ढूंढना है और मुझे आगे बढ़ना है। चैलेंजेस तो बहुत था। बीच में क्या हो गया कि मेरे जो फादर का डेथ हो गया था, उनका जॉब अपॉर्चुनिटी मुझे गवर्नमेंट में आ गया, मिल गया। तो फैमिली तो, जॉब तो चाहिए था ही चाहिए। तो फैमिली वाले बोले कि आपको नौकरी करना ही चाहिए। लेकिन मेरा दिमाग में तो क्या क्या था कि नहीं, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तो दोनों में क्या हुआ, मतलब क्लैश कोइंसिडेंस हो नहीं गया। मिला। या, जी। एक तो था फिनेंशियल का सपोर्ट, वो तो जरूरी था घर के लिए, और एक एल्डर होने के नाते वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था। तो इंस्टेंटली क्या हुआ, मैं दोनों चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। यू कैंट इमेजिन, एट दैट टाइम आई बिकम ए साइकोलॉजिकल पेशेंट, आई बिकम ए साइकियाट्रिस्ट। मतलब आई, तभी इतना हो गया कि मैं घर में ठीक से सो नहीं पाया, खाना भी नहीं ले पाया। घर वाले सोचे अरे इसके साथ ये क्या हो गया, दोस्त लोग सोचे कि ये इसके साथ ये क्या हो गया। फिर कुछ करीब दोस्त हैं जो बोले कि नहीं, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट जॉब, बट साइमल्टेनियसली प्रिपेयर फॉर द योर हायर स्टडीज। लेकिन ये तो दोनों चीज एक साथ में नहीं हो सकता था। जब भी मैं डॉक्टर के पास गया कंसल्टेशन के लिए, वो कुछ ऐसा मेडिसिन भी दे रखे थे ताकि मैं आराम से सो सकूं। और वो जो चीज दिमाग में चल रहा है उस, क्योंकि साइकेट्रिस्ट ऐसे ही तो मेडिसिन देंगे। 2-3 दिन बाद मेडिसिन कंटिन्यू करने के बाद, जब मैं दूसरा कोर्स लेने के लिए सेंटर में गया, ड्रगिस्ट सेंटर में, वो बोले कि आप ये मेडिसिन ले रहे हैं। मैंने बोला हाँ, क्यों, आप तो पागल नहीं है तो ये मेडिसिन क्यों ले रखे हैं, आप बंद कर लीजिए। तो मैंने मेडिसिन भी बंद कर लिया। फिर क्या हुआ, मतलब मेडिसिन का इम्पैक्ट भी था, मेडिसिन बंद कर लिया, फिर वही सिम्टम्स मेरे साथ, वो फियरनेस। क्योंकि वो सब क्या हो गया था, डिपॉजिट हो गया था मेरे दिमाग में कि इतना ये नौकरी मिलेगा, इतने सैलरी मिलेगा, तो कैसे, मेरा जो ड्रीम था, वो लक्ष्य वहां पे था, लेकिन मैं खुल के बता नहीं सकता किसी को। आई हैव टू एक्सेप्ट दैट जॉब, वट एवर मे द सैलरी, आई हैव टू एक्सेप्ट दैट। और फैमिली में भी तो खुल के नहीं बता सकता, बिकॉज ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स टू मी। तो आफ्टर ऑल आई हैव टू एक्सेप्ट दैट जॉब, मैंने जॉब को एक्सेप्ट किया, जॉब भी किया। लेकिन साइमल्टेनियसली मेरा पढ़ाई जारी रखा। लेकिन वो जो चीज था, सुइसाइडल टेंडेंसी और जो नकारात्मक, वो मेरे पीछे पीछे भाग रहा। तो बीच में क्या हुआ, मैंने ठान लिया कि नहीं, अभी मुझे जॉब छोड़ देना है, क्योंकि इसमें मुझे कंसिस्टेंसी नहीं रह रहा है माइंड। फिर बहुत मेरे जो करीब दोस्त है, फैमिली वाले समझे अगर आप जॉब छोड़ दोगे, ये गवर्नमेंट का नौकरी है, छोड़ दोगे तो दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ अभी सैलरी कम है लेकिन बाद में तो सैलरी मिलेगा ना। तो आप धैर्य रखिए, अपना पढ़ाई जारी रखिए, धैर्य रखिए, धीरे धीरे सब होगा। तो मैंने ऐसे अपना खुद को समझ लिया, समझा के अपना जर्नी शुरू किया। और ऐसे बीच में क्या हुआ, मेरे जो मामा थे, वो, मैं तो उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, आपको पता है उड़ीसा जी। एक स्पिरिचुअल हब है जहाँ पे जगन्नाथ जी, खुद जगन्नाथ जी का मंदिर है जो कि चारों धाम से एक धाम है, और बहुत सेक्रेट प्लेस है। तो वो रेगुलरली मंदिर जाते थे, जगन्नाथ जी का मंदिर। उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि चलो मेरे साथ, आप मंदिर चलो। तो मैंने मंदिर में गया, जगन्नाथ जी का मंदिर में, आपको पता है जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो रात भर भी खुला रहता है। ऐसे हम, हमारा एक उड़िया में है, जी। जगन्नाथ जी का धाम में कोई जात पात नहीं होता, और जगन्नाथ जी का मंदिर में रात नहीं होता है। अरे मतलब वाह। ऐसा एक है, जी। क्योंकि जो भी चाहे जिस टाइम में चाहे जा सकता है उस मंदिर। और लास्ट में जब मंदिर बंद होता है उससे पहले जगन्नाथ जी का एक बड़ा, मतलब एक बेस होता है, उसको बोलते हैं बड़ा सिंगार बेस। तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि उससे पहले भगवान के ऊपर चंदन चढ़ा जाता है, मतलब कपड़ा वगैरह सब निकाल के पतला कपड़ा पहना के चंदन लगाते हैं।
ऐसा भी कहावत है, उस चंदन लगी के टाइम में अगर आपकी मन की कोई भी भावना हो, कोई भी कुछ है मांगने के लिए, तो उस टाइम आप बता सकते हैं। हर एक प्लेस मंदिर का कुछ मतलब इम्पोर्टेंस होता है, और वहां का भी कुछ खासियत ऐसा है। तो मेरे जो मामा थे, उसने मुझे लेके साथ में गया, वहां लेके गए और बोले कि आप रात में आज मंदिर में ठहरते हैं। आप, आपके मन में जो भी है सवाल है या फिर कुछ भी चीज आता है मन में, तो खुल के बताना उस टाइम। मैं बात कर रहा हूँ 2015, हाँ 15 का बात कर रहा हूँ। उस दिन मैं गया मामा जी के साथ, और ऐसे ही बताया मंदिर में। तो आप यकीन नहीं करेंगे, 2-3 दिन के बाद ऐसे अल्टीमेटली कुछ सोल्यूशन आ गया। मैंने सोचा कि अरे वाह, ये तो बहुत मतलब मिराकल हो गया। और जगन्नाथ जी के बारे में तो मैंने पहले भी सुना था, तो धीरे 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 आई एम अटैच टू दैट टेम्पल। जब भी छुट्टी मिलता था, क्योंकि 60 किलोमीटर दूर में हमारा घर होता है, सॉरी 90 किलोमीटर दूर में, मैं बाइक लेके भी चला जाता था। कभी संडे, सैटरडे रात को चला जाता था, वहां पे रुकता था, संडे आके फिर मंडे को ऑफिस करता था। ये मेरा डेली रूटीन बन रहा था। तो उसमें क्या हुआ, जैसे हम जानते हैं कि अभी मुझे स्पिरिचुअलिटी में मालूम है कि मंदिर का वाइब्रेशन कैसा होता है, लेकिन उस टाइम में पता नहीं था। हर लोग जाते हैं मंदिर, मैं भी जाता था मंदिर अपना प्रेयर करने के लिए, अपना भाव प्रकट कर, क्योंकि मैं अपना भाव किसी को बता नहीं सकता था। तो आप ऐसा ही बोल सकते हैं, जगन्नाथ जी मेरा एक क्लोज फ्रेंड बन गए, जिसको मैं हर चीज बोल सकता हूँ, और वापस में रिजल्ट भी मिलता था। तो ये एक अच्छा मतलब बंडिंग बन गया वहां पे। तो धीरे 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 मैं, जब संडे पहले क्या होता था, पढ़ाई करता था, तो संडे में मैं पिक्चर देखने जाता था या फिर दोस्तों के साथ। अभी मेरा रूटीन बन गया कि हर संडे जगन्नाथ जी के पास जाने हैं। तो धीरे धीरे मेरे जो दोस्त लोग थे वो भी मेरे साथ चलने लगे। तो ये एक रूटीन बन गया, और धीरे धीरे मुझे मेरा यहीं से क्या स्पिरिचुअल लाइफ धीरे धीरे शुरू होने लगा। तो इन द मीन टाइम 2015 के सितंबर में मेरा ट्रांसफर हो गया 300 किलोमीटर दूर। जगन्नाथ मंदिर से 500 किलोमीटर दूर होगा, 450 किलोमीटर मेरा घर से, 300 किलोमीटर दूर। तो उस टाइम में फिर मेरा मन में सवाल आया, अरे अभी मैं क्या करूं। तो दोस्त दूर हो गए। दोस्त तो दूर हो गए, और ये माहौल भी नहीं मिलेगा। फिर बीच में क्या हुआ, मेरे मैं बोल रहा हूँ 15 से 1 साल पहले, 14 में मेरे जीवन में एक गुरु है, पहला गुरु। ठीक है। ऐसे तो सुबह हम घर के पास क्रिकेट खेलने जाते थे, वहां पे एक लड़का आया था। तो उन्होंने बताया कि मेरे पापा को कुछ मालूम है। आजकल हम जैसे बोलते हैं कि थर्ड आई मास्टर, उस टाइम तो मुझे जी। पता नहीं था थर्ड आई मास्टर। लेकिन बहुत सारे साधक है जिसको कुछ मालूम होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप चलो मेरे पापा के पास, आपका जो पर्सनल प्रॉब्लम होता है वो डिस्कशन करेंगे। कोइंसिडेंटली ही इज ऑल्सो ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो कोर्ट में जॉब करते थे। और पता चला कि वो रेकी जो हीलिंग करते हैं, वो रेकी का मास्टर है, वो 3rd लेवल कंप्लीट किए थे। और हमारे जो जितने भी है सब, वो भी बड़े साधक थे। तो उनके पास जाने के बाद पता चला कि बहुत सारे स्पिरिचुअल नॉलेज भी मुझे मिला। तो उन्होंने बताया कि आप मंदिर जाके जो जगन्नाथ जी को ढूंढ रहे हैं, वो आपके शरीर के अंदर है, अंदर ढूंढो। और आज से तुम्हारा जगन्नाथ जी का मंदिर जाना बंद। तो फिर एक सवाल आ गया, अरे ये कैसा सवाल, जिसको मैं जो दोस्त के पास जाता था, हर चीज बोलता था, हर कुछ चीज का आंसर मिलता था, वो बंद कर दूंगा। तो फिर क्या बोलते हैं कि मैं एक धर्म संकट में आ गया, अभी क्या करूं। ठीक है। फिर उनको जाऊं तो जाऊं कहाँ? लेकिन मैंने क्या किया, उनको बता नहीं, छिप के चला जाता था। तभी उनको पता चला। फिर वो बोले ठीक है तुम जाते हो तो इस संडे मेरे पास आओ। हर सैटरडे को चला जाता था। तो उस सैटरडे नाइट को उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, बुला के जगन्नाथ जी और भगवान जी का वो बोला है, जगन्नाथ जगत का नाथ। नाथ मतलब हम स्वामी बोलते हैं, जो पालन करता है एंटायर जगत का, जो नाथ है वो है जगन्नाथ। और जो प्लेस है सैक्रेड प्लेस, पूरी पूरी मतलब वो पूरी तरह से कंप्लीट, पूर्ण रूप में है। तो ये ज्ञान दिलाए मुझे। तो धीरे धीरे मैं उसके अंदर घुसते गया। हाँ, पहले पहले जो बोलते थे वो सब मेरे सरफेस में चला जाता था, जो ज्ञान शरीर का, हम जब जो हमारा 7 चक्रा है, कैसा गुण है, 3 गुण, और ये सब चीज पहली बार जब मैंने सुना,
सब बाउंस हो रहा था, लेकिन सुनने में इंटरेस्ट आता था। और धीरे धीरे वो जगन्नाथ का कंसेप्ट मेरे अंदर शरीर के साथ, ये जो शरीर है कैसे जगन्नाथ जी से जुड़े हैं, जो आत्मा परमात्मा ये सब कैसे शरीर में जुड़े। तो धीरे धीरे वहां से डिट्रैक्शन तो नहीं हुआ। वहां में जाता था, वो फिर मुझे समझाया आप जाओ, लेकिन उस भाव में मत जाओ कि वहां सिर्फ भगवान है, साक्षी भाव से जाओ। तो धीरे धीरे क्या हुआ, प्रोग्रेस होने लगा। तो इन द मीन टाइम अभी मैं कम बैक टू द ट्रांसफर, मेरा जो ट्रांसफर हो गया, क्योंकि हाँ एक चीज, वो चीज मैं जाके जगन्नाथ जी को बताया कि एक तो है गुरु मुझे मना कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, दूसरा मेरा ट्रांसफर हो गया, तो अभी मैं क्या करूं। तो वो मंत्र मुझे मिल गया। एक दिन वही सुइसाइडल टेंडेंसी चल रहा था दिमाग में, लेकिन वो थोड़ा कम हो गया था। एक दिन क्या हुआ था, मैं ऑफिस से निकल के आ रहा था। इस दिन मेरे दिमाग में इतना मतलब नकारात्मक चिंताधारा आ गया था। दैट डे हैव डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड, वॉट एवर सर्कमस्टांसेस आई हैव टू डिसाइड सुसाइड। क्योंकि ऐसा मेरा दिमाग में चल रहा था, पता नहीं क्यों ये हो रहा था। और आते के समय क्या हुआ, आपको पता है कटक में एक फेमस जगह है जो है कि बरवाडी स्टेडियम, जहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस होता है, क्रिकेट मैचेस। और जी। साइड में एक बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ पे बड़ा बड़ा फेयर लगता है, वाली यात्रा है तो एशिया सेकेंड मोस्ट फेयर वहां पे लगता है। तो उस टाइम में क्या होता है, एक बुक फेयर वहां पे चल रहा था। मैं शाम का टाइम बोल रहा हूँ, 7 बजे, दिसंबर का महीना था, सॉरी नवंबर का महीना था। मैं वहां पे आ रहा था। तो उस दिन एक तो दिमाग में चल रहा था कि सुइसाइडल टेंडेंसी है, सुसाइड करना है। और आते वक्त वहां पे बुक फेयर चल रहा था। तो मेरा टर्न वो बुक फेयर पर चला गया। तो मैंने वहां गाड़ी रख के वो बुक फेयर में चला गया देखने के लिए किताब वगैरह। वो जो बुक फेयर चल रहा था उसका सेंटर में एक बुक स्टॉल था, जहाँ पे पिरामिड लगा हुआ था, पिरामिड स्टॉल, पीएसएसएम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट लिखा था। कुछ पिरामिड था, कुछ किताब वगैरह था। और वहां पे दोनों हस्बैंड वाइफ खड़े थे। तो मैंने वहां पे चला गया, वहां जाके डायरेक्टली उस पिरामिड के पास गया। मैंने जाके पूछा, वो जो वहां पे खड़े थे, एक थे हमारे पुराने मास्टर हरीश टंग और नीता टंग, वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। तो उनको मैंने पिरामिड के बारे में पूछा, और एक क्वेश्चन पूछा कि हाउ मच यू लव योर वाइफ। अगर कुछ अनजान आदमी से जाके आप बोलेंगे आप अपने पत्नी से कितना प्यार करते हैं, पहला तो आपको एक थप्पड़ लगाएगा अगर बुरा भी होगा तो। बिल्कुल। और वो इतने अच्छे मास्टर थे, अभी तो मैं मास्टर बोलता हूँ, इतने अधे आदमी थे। उन्होंने मुझे कस के पकड़े, पता नहीं उनको क्या पता चला, उन्होंने मुझे कस के पकड़े करीब 2 मिनट 2.5 मिनट। जब वो मुझे पकड़े, तभी पता चला कि उस उनके अंदर से, उनके हाथ से कुछ चीज मेरे अंदर ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो उस 2 मिनट बहुत वाइटल टाइम, मेरे दिमाग में जैसे कुछ मतलब जो नकारात्मक चिंता आ रहा था, सुइसाइडल टेंडेंसी, वो कुछ पल के लिए गायब हो गया। अब बहुत रिलैक्स लगा उस टाइम में। लेकिन अभी मुझे महसूस हो रहा है उस टाइम में, उस, हाँ वो तो चला गया था, लेकिन इतना मैं मतलब कॉन्शियसनेस में नहीं था। लेकिन कुछ चेंजेस हुआ। और मैंने उनको उस किताब के बारे में पूछा, पत्री जी का फोटो था उनके बारे में पूछा। वो बोले पहले आप, पता नहीं उनको क्या कुछ समझ में आ गया। वो बोले कि आप एक काम कीजिए, नजदीक में हमारा एक पिरामिड है, वहां जाके आप कम से कम 41 डेज मेडिटेशन कीजिए। और मुझे एड्रेस भी दे दिए। और मैंने जिसका पिरामिड था, वो भी बहुत पुराने मास्टर थे, और जिनको पत्री जी नाम दे रखे थे मदर इंडिया, सुशीला भावन सिंह का उनका नाम, उनके छत के ऊपर बड़ा पिरामिड था। तो मैंने उसी रात में उनको फोन किया कि मैम मैं कल सुबह आने वाला हूँ। वो बोले कि आप 6 बजे आ जाइए, गेट खुला होगा, आप ऊपर आ जाइए। तो उस रात में मुझे नींद भी नहीं आया, 5 बजे जाग के पूरा नहा धो के, जैसे मंदिर में जाते नहा धो के वहां पिरामिड पे चला। कंटिन्यूअसली मैंने 41 डेज ध्यान किया वहां पे जाके। वो मुझे गाइड भी किए कि बस सांस के ऊपर ध्यान रखो, आराम से बैठो, सांस के ऊपर ध्यान रखो। 11 दिन, कम से कम 11 दिन के बाद अजीब सा महसूस हुआ। मतलब जैसे कि फुल ऑफ लाइट्स कमिंग इन टू माई बॉडी, मेरे शरीर में आ रहा है।
और पूरे शरीर में जैसे चींटी काट रहे हैं। फिर मैंने आंख खोल दिया, अरे यहाँ पे तो कुछ चींटी वगैरह नहीं है, कौन काट रहा है? तो मैंने उसको पूछा, वो बोले कि ये जब फ्लो ऑफ एनर्जी होता है ऐसा, ध्यान में 7 तरह का अनुभूति होता है, ये तो बाद में मुझे पता चला। तो उन्होंने एक एक स्टेप में मुझे गाइड करने लगे। तो जो नकारात्मक चिंताधारा था मेरा बॉडी में पूरा, मतलब मेरा बॉडी पूरा जैसे कि डिफ्यूज हो गया था। तो वो 11 दिन के बाद एक बॉडी में एक लाइट जैसा आ गया, ग्लो आ गया। तो मेरे दोस्त लोग भी हैरान हो गए, अरे ये कैसा चेंजेस आ गया। मैंने किसी को कुछ बताया नहीं, क्योंकि वो तो बस 11 दिन हुए थे। मैंने अपना ध्यान जर्नी जारी रखा था। फिर मैंने अपना ध्यान को कंटिन्यू किया, रेगुलरली किया। और शायद 1 या 2 महीने के बाद पत्री सर से भी मुलाकात हुआ। पहली बार सर उनके घर आए थे, तो उनके साथ भी मुलाकात हुआ। जब पहली बार सर आए थे तो सर बहुत गुस्सा किए थे। मैंने पूछा था, सर ये ध्यान कैसा होता है, क्यों सर पहली बार गुस्सा किए थे? तो मेरे दिमाग में भी बहुत सवाल आया। तो ये मेरा लाइफ का जर्नी है। तो स्पिरिचुअल जर्नी पीएसएसएम में, एक्चुअल स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ से शुरू हुआ। वाह। आगे तो बहुत सारे है। वाह सर। तो बहुत ही सरलता से आपने बताया कि आध्यात्मिकता से पहले का जीवन किस तरह का था और किस तरह से आप आध्यात्मिकता से जुड़े। सर, आध्यात्मिकता से जुड़ने के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए? आसपास के लोगों ने, आपके मित्रों ने, आपके परिवार वालों ने कुछ तो बदलाव देखे होंगे, आपने खुद ने भी महसूस किए होंगे। तो सर, वो किस तरह के बदलाव थे? जब मैं पहले बोला था कि पहला था फियर, मन में जी। बहुत डर था कि ये चीज कर लूं, ये ना हो जाए। और जो सुइसाइडल टेंडेंस था, वो एक डर ही था और कुछ नहीं। वो पहले पूरा गायब हो गया। अरे ये, फिर मैं डरूं किससे? और जो दोस्त लोग मतलब मेरे साथ नहीं दे रहे थे, कि क्योंकि मेरे पढ़ाई में अच्छा नहीं हो रहा था, मार्क्स भी कम आ रहे थे, और सोच भी इतना नेगेटिव था। तो कुछ दोस्त भी अवॉइड कर रहे थे। बाद में वही दोस्त वो चेंजेस को दिखा रहे, ये इतना चेंजेस इसमें कैसे आ गए। घर वाले भी जो परेशान थे, क्योंकि एक बड़े होने का रेस्पॉन्सिबिलिटी था और घर में कोऑपरेशन भी चाहिए था। तो घर वाले देखे कि हम इतने डॉक्टर के पास गए, इतने साधक के पास गए, इतने पैसा खर्चे किए, तो उसमें कुछ रिजल्ट नहीं आया। लेकिन ये ध्यान करने के बाद बार बार पूछ रहे थे, क्या तुम्हारे साथ वही हो रहा है जो पिछली बार हो रहा था? क्योंकि सच में उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये इतना चेंजेस आ गया है। तो वो भी मना नहीं करते थे। मैं 1 घंटा की जगह अगर 2 घंटा ध्यान में बैठ जाता था घर में या वहां, वो मना नहीं करते थे। धीरे धीरे मैं बाहर भी जाने लगा, जहाँ पे क्लासेस हो रहा था बाहर पिरामिड, तो उन्होंने मुझे कभी भी मना नहीं किया। क्योंकि वो देख रहे थे कि मेरे अंदर क्या चेंजेस आ रहा है। जो अकेलापन था, जो मैं अवॉइड करता फैमिली को, तो धीरे धीरे मैंने मेरा अटैचमेंट वहां होने लगा। वाह। तो ऑफिस में भी कुछ खुद मेरा ऑफिस स्टाफ भी वो देख के हैरान हो गए। वो भी मेरे साथ, मैंने उनको बुला के पिरामिड में लेके गया, वो भी मेरे साथ ध्यान करने लगे। तो ये सब चेंजेस मेरे लाइफ अद, में, मतलब ध्यान के बाद ये सब होने लगा। अद्भुत सर, अद्भुत। मतलब परिवार वाले भी खुश और ऑफिस यस वालों यस। को भी पता लगने लगा कि हाँ, कुछ तो परिवर्तन हो रहा है, और आपको भी एक ठहराव महसूस होने लगा। तो सर, जब हम ध्यान आप कर रहे थे, तो सेवा करने का किस तरह से आपका सोच बना या कि ध्यान के साथ साथ सेवा भी कर की जा सकती है, या मुझे सेवा करनी चाहिए? या एब्सोल्युटली, इट्स ए वेरी नाइस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, सेवा का भाव है, मैं प्रायर टू स्पिरिचुअलिटी बात करता हूँ। जी। जब मैं जगन्नाथ मंदिर जाता था, वहां पे जैसे हम ऑफिस में नौकरी करते हैं, तो हमारा वर्क डिवाइड होता है। ये काम करेगा, स्वीपर अपना काम करेगा, और मतलब जो ऑफिस का पीएन दफ्तरी वो अपना काम करेगा। तो मंदिर में भी कुछ स्ट्रक्चर ऐसा था, डिवाइड किया गया था। मंदिर में एक आदमी झाड़ू लगा रहा था। तो हम, मेरे एक दोस्त मेरे साथ गया था, तो उनको बोला कि मुझे थोड़ा सेवा के लिए मिलेगा आपका झाड़ू? तो वो जो
टर्म था सेवा के लिए, वो झाड़ू नहीं बोल रहे। तो मंदिर में वो जो उन्होंने मना किया, नहीं मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि वो पूर्ण भाव से सरेंडर था। वो झाड़ू नहीं लगा रहा था, वो अपनी सेवा दे रहा था मंदिर में, राइट। लेकिन अब जो स्पिरिचुअलिटी में सेवा आ रहा है, वही सेम चीज, लेकिन थोड़ा चेंजेस है, भावना का, वो लेवल ऑफ थॉट्स का चेंजेस है। वो सेवा क्या है? वो तो अपने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया था भगवान के पास, कि मैं मंदिर झाड़ू लगा रहा हूं। भगवान का अल्टीमेटली वो सबका सेवा कर रहा है, क्योंकि ये चीज गंदा होगा तो कोई डिवोटी आएगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। अब जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आ गया, पीएसएस में जुट गया, तो देख रहा था कितने बड़े मास्टर्स है। मास्टर्स मतलब पत्री जी सबको मास्टर्स बोलते हैं, जो हम गुरु बोलते हैं वो सबको ही गुरु मानते हैं, सबको मास्टर बोलते हैं। वहां पे बहुत सारे डॉक्टर्स भी है, बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट का है। तो वो बेफिक्र अनकंडीशनल सेवा देते थे। क्या सेवा? कहीं पे भी प्रोग्राम होता है वो खाना परोसते थे, खुद पति साहब भी खाना परोसते। और खुद हम अगर हमारा कोई घर में फंक्शन होता है तो हम आउटसाइड वाले को बुला के खाना परोसने के लिए ये सब करते हैं। लेकिन जहां भी हमारा ईपीएस सिस्टम का स्टॉल लगा रहता है, बेफिक्र होके सब मास्टर जाके खड़े होके वो सब सर्व करते थे। ये चीज मैंने नोटिस किया। और कुछ भी सेवा अपने मन से भाव से वो करते थे। तभी से मैंने लर्निंग किया, एक्चुअल सेवा का मतलब रहता है कि अनकंडीशनल लव। आपके मन में कुछ कंडीशन नहीं है। ध्यान बताना, ध्यान करना, खुद ध्यान करना, और ध्यान का जो लाभ होता है वो दूसरों को बताना, ये भी एक सेवा है। कैसे बताना? दूसरों को ध्यान में बुलाना, आप ध्यान करो, यहाँ आके हमारे साथ ध्यान करो, ये भी एक सेवा है। मोबाइल फोन के अंदर जूम में क्लासेस वगैरह लेके किसी को बताना, कहीं जाके लिफलेट्स ध्यान के बारे में कुछ लिख के वो लिफलेट के जरिए दूसरों को देना, कहीं फेस्टिव ओकेजन चला है दूसरों को बताना, ये भी एक सेवा है। तो मुझे बाद में पता चला कि सेवा, सर्विस इज द मतलब बेस्ट आप बोल सकते हैं। और उसका कुछ मतलब कुछ सर्कमस्टांसेस नहीं है, वो ओपन है, बहुत ओपन है। किस तरह का भी आप सर्विस दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास अगर ज्यादा फिनांस है तो आप, जैसे हम जाके कुछ मतलब अनाथ आश्रम है वहां जाके खाना देते हैं, जैसे फिनांस, उसी तरह आपके पास बहुत सारे फिनांस है तो आप उसको ध्यान प्रचार में लगा सकते हैं, कहीं पे पिरामिड बना सकते हैं। तो ये जो सेवा मेरे मन में आया, नहीं, सर्विस का तो बहुत सारे ब्रांचेस है। अगर मेरे पास फिनांस नहीं है, टाइम तो है, तो मैं टाइम को यूटिलाइज कर सकता हूँ, कुछ लिफलेट कुछ किताब को ट्रांसलेशन कर सकता हूँ। तो इस तरह का सेवा का मनोभाव जो जो है कि द मैक्सिमम, जिसमें हम बोल सकते हैं कि द लाटेस्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दैट इज सेवा। तो मेरे मन में आया कि मैं भी कुछ सेवा दे सकूं। मैं नौकरी करता हूँ फिर भी सेवा दे सकता हूँ। कैसे? जूम में क्लासेस होता है तो उसमें बैठ के किसी को अरेंज कर सकता हूँ, लिपलेट घर में बना सकता हूँ। तो दैट काइंड ऑफ सेवा मुझे वहां से पता चला। बहुत ही अच्छा सर। आपने जो सेवा की डेफिनेशन बताई है, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सेवा मतलब सिर्फ एक दान देना ही नहीं। सेवा समय अपना देना अनकंडीशनल लव के साथ, वो है सेवा। तो सर आप जैसे आप बता रहे हैं कि आप ऑफिस भी कर रहे थे और सेवा भी कर रहे थे, सर आप कार्य क्षेत्र में ध्यान करवा रहे थे या कुछ और आध्यात्मिक सेवा कर रहे थे, उसका कुछ अनुभव आप अगर हमारे दर्शकों के साथ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं तो या बहुत श्योर अच्छा। श्योर, डेफिनेटली। इट्स ऑल्सो ए कोइंसिडेंस क्वेश्चन। एक्चुअली जब मैं जहाँ मेरा ट्रांसफर हुआ, वो एक मतलब पूरा डिफॉरेस्ट एरिया था। देखिए कैसे, मतलब मैं कनेक्टेड होते जा रहा हूँ। वहां मैं अर्बन टाउन एरिया में रहता था, लेकिन जहाँ पे ट्रांसफर हुआ पूरा हिली और फॉरेस्ट एरिया था। तो वहां पे मुझे साधना के लिए और अच्छा एक एटमॉस्फेयर मिल गया। और जहाँ पे मैं नौकरी करता हूँ वहाँ पे मतलब वो जो फोर्स रहते हैं पुलिस में, जो फोर्स, वो सुबह उठ के अपना पैरेड पीटी और सब जो फिजिकल वर्क वगैरह करते हैं। तो मेरे दिमाग में एक दिन आया, अगर इन लोग को कभी मैं बैठा लूं एक साथ में,
क्योंकि गवर्नमेंट का भी एक स्ट्रक्चर है स्ट्रेस मैनेजमेंट, गवर्नमेंट का एक है। तो कोइंसिडेंसली मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिल गया, क्योंकि हर कोई स्ट्रेस में रहता है। तो मैं अगर स्ट्रेस रिलीव कर सकता हूँ, तो क्यों ना मेरा कलीग और जो ऑफिस को वर्कर्स है, तो उनको भी कुछ फायदा मिले। एक दिन मैंने प्रपोजल रखा मेरे जो बॉस थे उनके पास, साहब मैं मैं भी एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हूँ, मैं खुद इतने साल से कनेक्टेड हूँ। तो आप मुझे कम से कम 30 to 40 मिनट्स एक पीरियड दीजिए, जो उनका जो पीटी या पैरेड क्लासेस होता है, एटलीस्ट वंस इन ए वीक मुझे 30 या 40 मिनट्स दीजिए। आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस, एंड उनका जो स्ट्रेस है वो भी खुद रिलीज करेंगे। तो उन्होंने मुझे सुबह 6 to 6:30 एक टाइम भी दे दिया स्लॉट। हमारा एक बड़ा ग्राउंड है, वहां पे कम से कम 60-70 पार्टिसिपेंट, मतलब आप जो कोर्स पर्सनल है, उनको मैंने बैठाया और उनको बताया आनापाना सती के बारे में। तो मैंने कैसे अपना शुरू किया, आप कहीं भी कैसे भी परिस्थिति में आप कर सकते हैं, उनका पहले कुछ बताया ज्ञान के हिसाब से, और 15 से 20 मिनट म्यूजिक या फिर ऐसे ही मेडिटेशन कराया। अद्भुत अनुभव उनको हुआ। तो आप ऑफिस में भी बैठ के यूटिलाइज कर सकते हैं। और जब भी मुझे सैटरडे या संडे का टाइम मिलता था, नजदीक में कुछ स्कूल और कॉलेज वगैरह होता था, वहां जाके अपॉइंटमेंट लेता था प्रिंसिपल या उनके हेडमास्टर से। उनका जब प्रेयर क्लासेस होता था या फिर लीजर पीरियड, उनमें से एक पीरियड में 30 या 40 मिनट्स लेके स्टूडेंट्स को बैठा देता था। मास्टर लोग भी वही साथ में बैठते थे। वहां भी उनको बहुत सारा अनुभूति होता, और मुझे ही ज्यादा खुशी लग रहा था वहां जाके, क्योंकि जो मेरे साथ मैंने महसूस किया, जो एक्सपीरियंस किया, देखो आज बच्चे लोग के साथ वो उसका फायदा ले रहे हैं। तो जैसे बोलते हैं ना, ये इफ यू हैव ए विश देन देयर इज मस्ट ए वे। अगर आपके मन में वो सोच है, तो रास्ता भी आपको मिलेगा। तो मैंने ऐसे ही मैंने अपना टाइम को यूटिलाइज किया सर्विस। वाह सर वाह, बहुत ही अच्छा सर, बहुत आनंद आ रहा है आपकी ये सेवा का जो पूरा सुन के, घटना सुन के। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर आपने उड़ीसा एज स्टेट, एज राज्य भी सेवा दी है, और उड़ीसा के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में, डिफरेंट डिफरेंट जगह सेवा दी है सर, उसका कुछ अनुभव बताइए। या उड़ीसा में तो क्या होता था, हमारे जो मास्टर लोग हर कर्नल में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक मास्टर रहते। तो क्या होता था, वहां पे डे वाइज प्रोग्राम होता था। तो जहाँ पे भी प्रोग्राम होता था, हम लोग मास्टर्स मिलके वहां जाते थे। तो कोई लिपलेट बना देता था, कोई लिपलेट डिस्ट्रीब्यूट करता था, पाम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करता था ध्यान के बारे में। और मिलके सब वहां पे मतलब ध्यान का प्रचार प्रसार करने के लिए, मैं लेटेस्ट एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहूंगा। अभी हमारा बाली यात्रा में एक स्टॉल लगा हुआ था। अभी एक ध्यान महायज्ञ अभी कंप्लीट हुआ उड़ीसा में। वो फर्स्ट पहला चरण था। उससे पहले बाली यात्रा जो है, वो एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट फेयर है। आपको पता है उड़ीसा में एक बाली यात्रा होता है। तो उसमें भी हमारा एक स्टॉल लगा हुआ था। 7-8 दिन का वो प्रोग्राम था। सुबह मतलब दोपहर को 2 बजे से लोगों का आना जाना रहता था, तो आप 11 बजे तक वो चलता था। हर एक डिस्ट्रिक्ट से मास्टर आते थे, वहां खड़े होके पिरामिड कैप पहन के वहां लिपलेट देते थे, बुला के लोगों को ध्यान में बैठाते थे। तो ये सब चीज मुझे भी मौका मिला उनके साथ जाके शेयर करने के लिए। और मैंने वहां पे नजदीक में, जब भी मेरा ऑफिस के साइड में, मैं एक डीप फॉरेस्ट में जो ट्राइबल लोग रहते थे, मुझे और लोकल पीपल ने बताया कि वहाँ के ट्राइबल पीपल रहते, तो मैंने गया उनके पास। तो वहां पे इतना एनर्जेटिक था प्लेस, क्योंकि डीप फॉरेस्ट था। वो लोग बहुत ही सरल पीपल होते, ट्राइबल पीपल। तो उन लोग को मैंने क्या किया, ट्रिक अप्लाई किया। उनके लिए कुछ बिस्किट्स वगैरह, कुछ ड्राई फ्रूट्स लेके गया, और कुछ कंबल वगैरह भी लेके, ठंड का दिन था। तो मैंने ध्यान बोलेंगे तो वो कुछ नहीं समझेंगे। तो ऐसा कुछ लेके गया कि चलो आज हम लोग आपके साथ मस्ती करेंगे, गाना गाएंगे, खाना खाएंगे। ये सब करके लास्ट में उनको ध्यान में लाया कि देखो ये जो प्रकृति है, ये आपका दोस्त है, आप उनके साथ रह रहे हो, आपको लकड़ी घर ये सब दे रहा है, तो आप उनके साथ दोस्ती करो। यहाँ पे जो जीव रहते हैं, आप उनको, उनका हत्या मत करो।
अगर आप उनके साथ दोस्ती करोगे, देखोगे आप कितना अच्छा लगेगा। फिर ऐसे 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 उनका भाव से मिलके 15 या 20 मिनट को ध्यान भी कराया, उनको अच्छा भी लगा। ये सबसे मेरे लाइफ में एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा डीप फॉरेस्ट में जाके। वो चाहे क्यों ना, मतलब वो बहुत ट्राइबल पीपुल थे, लेकिन अच्छा लगा क्योंकि उनका हार्ट बहुत क्लियर। जी। तो ये वाह। मेरा एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। वाह सर। सर, ये जो ध्यान के दौरान और सेवा के दौरान स्पेशली, जब आप इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस बता रहे, सर कुछ चैलेंजेस भी आपने फेस किए? कुछ चैलेंजेस के बारे में बताइए। या चैलेंजेस तो लाइफ का एक हिस्सा है। देखिए, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो एग्जाम नहीं देंगे तो क्वालिफाई कैसे करेंगे? तो चैलेंजेस तो आना ही है, एंड वी हैव टू वेलकम दैट चैलेंजेस। पर्सनल चैलेंज तो आता था ध्यान करने के लिए। जब मैं कभी कभी ऑफिस में ध्यान के लिए बोला था, तब तो कुछ को मेरा कॉलिग्स या फिर को वर्कर्स वो उसको क्या करते थे, आर्ग्यू करते थे, ये ध्यान क्यों करना चाहिए, इसमें क्या फायदा है। तो ये सब चीज आर्ग्यू करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब वो मैंने अपना दिमाग में लाया कि नहीं, मैं अपने एनर्जी के साथ मैं जो कर रहा हूँ अच्छी के लिए कर रहा हूँ, मेरा भाव जो पर्पस के लिए मैं कर रहा हूँ वो पर्पस तो नेक है ना। तो मैं अपनी एनर्जी में स्टैग्नेट था। तो धीरे 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 वो लोग जो अपोज कर रहे थे, हालांकि वो ध्यान में नहीं आए, लेकिन वो अपने लेवल में चूप हो गए। और जस्ट पहले मैं जो बाली यात्रा की बात कर रहा था, वहां पे एक चैलेंजेस आया था, मैं अभी आपको शेयर करता हूँ। बाली यात्रा में क्या होता है, एक एक स्टॉल लगा रखा है। ठीक है, खाने का एक स्टॉल, किताब के लिए एक स्टॉल, और डिस्प्ले कुछ मतलब ये रहता है क्या, किताब वगैरह उनके लिए एक स्टॉल रहता है। तो हमारा इस साल में हम जब डिसाइड किए कि बाली यात्रा में एक स्टॉल लगा के ध्यान का प्रचार करेंगे, तो हमको क्या हुआ, वहां पे जगह नहीं मिला। पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था गवर्नमेंट के हिसाब से, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तभी स्टॉल मिलते हैं। तो पहले हमको वो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से स्टॉल नहीं मिला। ऐसे हमारे जो पुराने मास्टर है हरीश टॉम, वो गए थे वो स्टॉल ढूंढने के लिए। तो और एक आदमी, उन्होंने अपना फास्ट फूड भेजने के लिए स्टॉल लिया था, 150 स्क्वायर फीट का। तो वो राजी हो गए कि हम स्पिरिचुअल सर्विस के लिए ले रहे हैं, तो वो स्टॉल वो हमको दे दिए। फिर क्या हुआ, हमने तो वहां पे शुरू तो कर लिया, लेकिन वो जस्ट जो स्टॉल था, वहां पे सब फास्ट फूड का, साइड में फास्ट फूड भेजा जाता था। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक चैलेंजेस आया कि अगर हम लोगों को बुला रहे हैं ध्यान के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बता रहे हैं, और साइड में फास्ट फूड का स्टॉल है, तो ये कैसा चलेगा? तो मास्टर लोग वहां बैठ के ध्यान किए। फिर बोले कि नहीं, ये स्टॉल चेंज हो जाएगा। एक तो देखिए, वो हमारा स्टॉल नहीं था, हम दूसरे से पैसा दे के लाए थे। फिर हम यही सोच डाल रखे कि हमको यहाँ से बड़ा एरिया मिल रहा है और स्टॉल चेंज हो रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, उस दिन में स्टॉल किसी के पास नहीं था। हम लोग गए कलेक्टर, हमारे जो लोकल कलेक्टर तहसीलदार के पास। सर, वी आर सर्विस माइंडेड पीपुल, वी डोंट हैव एनी, मतलब कुछ हम पैसा की मांग नहीं करते। हमें बस एक अच्छा जगह दीजिए, चाहे वो खुला जगह क्यों नहीं, हमें एक अच्छा जगह दीजिए ताकि हम बैठ के लोग को ध्यान के बारे में बता सकें। आप यकीन नहीं करेंगे, 500 स्क्वायर फीट हमको मिला विदाउट एनी वाह। कस्ट। वाह। और इसको कहते हैं वो जगह ध्यान पे के मिला, चमत्कार। एग्जैक्टली वो जगह पे मिला जहाँ पे बड़ा मंच होता है बाली यात्रा में। हर सारे गेस्ट वही लोग वहीं पे एंट्रेंस में जाते हैं, बिल्कुल उस पीक रास्ते पे लोकेशन। पीक लोकेशन में हमको मिल गया। वाह। 500 स्क्वायर फुट, इतना सच अ बड़ा बिग जगह एरिया। है। तो हम लोग जो मैनिफेस्ट किए थे, चैलेंज तो आया, पहले चैलेंज आया। मास्टर लोग टेस्ट रहे थे कि हम असल में जो सर्विस देना चाहते हैं वो सही में है कि नहीं। फिर एक दिन 3-4 बजे, जिस दिन हम कलेक्टर के पास गए थे, कोई भी खाना नहीं खाया था। 4 बजे के बाद फाइनल हुआ, वो एरिया हमको मिला। फिर 11 दिन तक उड़ीसा के हर कर्नल से, डिस्ट्रिक्ट से मास्टर आया वहाँ पे, ध्यान कराए वहाँ पे, मतलब लिफलेट्स भी, पम्पलेट्स का शेयर किए। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस है ध्यान का, जो चैलेंजेस हम उतरे।
वाह, सुन के अद्भुत लग रहा है सर। और ऐसा लग रहा है कि हम सभी को सेवा में निरंतर रहना ही चाहिए। सेवा करने से ये जो छोटे छोटे एक्सपीरियंस होते हैं, और कई बार इतने अद्भुत एक्सपीरियंस होते हैं, इतने बड़े एक्सपीरियंस होते हैं कि हमारा पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सर आपके ये अनुभव सुन के, आपके चैलेंजेस सुन के, और किस तरह से वो पूरे आपने बड़ी सरलता से उसको हल भी कर दिया। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। जैसे आपने पहले बोला कि आप जगन्नाथपुरी से थोड़ा अच्छे से अटैच थे, बट उसके बाद आप आध्यात्मिकता में आए, और उसके बाद आपने जाना कि अंदर ही जगन्नाथ हैं हमारे। तो अब मैं ये समझना चाहती हूँ, और हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे कि उड़ीसा में कोई ऐसा एक स्थान जो कि आपको आध्यात्मिकता के बाद ऐसा लगा कि हाँ, ये बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान है और सभी को वहां जाना चाहिए। उड़ीसा में तो बहुत जगह है, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक, लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस इज द पुरी जगन्नाथ टेम्पल। क्योंकि जितना मैंने रिसर्च किया है और पुराने मास्टर से सुना है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, जितने भी, जैसे कि ऐसा भी कहा गया, लिखा गया है कि जीसस क्राइस्ट भी वहाँ आए थे ध्यान करने के लिए। और बहुत सारे मास्टर्स सूक्ष्म रूप में भी वहाँ आते, सूक्ष्म रूप में मतलब वो अपना शरीर भी नहीं दिखाई देता, लेकिन वहां आते हैं मंदिर में। बहुत सारा आश्रम भी वहां पे, वो जगन्नाथ जी, वो समुंदर के किनारे है। अगर आप उसको वेबसाइट में भी देखेंगे, वो उसको बोलते हैं शंख क्षेत्र। जैसा शंख है, उसका एरिया मंदिर कुछ ऐसा ही है। और वहां पे बोलते हैं कि जो, अगर पृथ्वी में मर्त्य है तो वो होता है जगन्नाथ मंदिर। उसको बोलते हैं मर्त्य मंडल, जहाँ पे मूर्तियां बनते हैं। और जैसे कि हम मर्त्य क्या है, उसका आखिर मतलब होता है कि जहाँ पे मूर्तियां बनता है। हम क्या होता है, जी। पृथ्वी में जन्म लेते हैं और शरीर को वैकेट करते हैं। तो ये जो मर्त्य है, ये मर्त्य का स्वर्ग एरिया है जगन्नाथ जी का मंदिर। वहां पे सब कुछ स्ट्रक्चराइज है। आप जाएंगे उनके 22 स्टेप्स है, उसका भी कुछ खासियत है। लेफ्ट साइड में शिव जी का मंदिर है, 8 शिव जी का टेम्पल वहां पे है। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस आई कैन से दैट इज द जगन्नाथ टेम्पल। तो बिसाइड्स दैट बहुत सारे मंदिर में है, जैसे कि आप भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल है। और एक मतलब जगह है जिसका नाम है चौसठी योगिनी पीठ। ठीक है, वो भुवनेश्वर में पुरी जाने के रास्ता में आएगा। तो वहां पे क्या होता है कि एक गॉडेस दुर्गा का एक आदि शक्ति पीठ है, जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि दुर्गा माता का जो 64, मतलब ये होता है कि क्या, इनकारनेशन जो 64 होता है, योगिनी, 64 योगिनी उनको बोलते हैं। एक डेमन को, राक्षस को मारने के लिए वो वो अवतरण हुआ था दुर्गा माता की। तो अभी वो मंदिर खुला है, मैंने भी जाके वहां पे ध्यान किया था। बहुत एनर्जेटिक प्लेस है। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो प्लेस के बारे में, हमारे भी मास्टर्स बहुत आते हैं वहाँ ध्यान करने वहाँ वो प्लेस में बैठ के ध्यान करने के लिए। और जैसे आप बोलते हैं कि जगन्नाथ जी जो मंदिर है पुरी में, वहां पे भी इक्तेश्वर गिरी लहाड़ी महाशय, उनका भी समाधि स्थल है, आश्रम भी है। परमहंस योगानंद का भी आश्रम है। वो सब मास्टर वहां आए थे ध्यान करने के लिए। और आदि शंकराचार्य जी का भी एक आश्रम है वहां पे। तो आई कैन से दैट इज द बेस्ट प्लेस फॉर द साधना। बहुत ही बढ़िया सर। तो मतलब उड़ीसा जाएं तो आपने बता दिया है कि हर साधक या जो आध्यात्मिक रास्ते पे है, वो अपनी अध्यात्म की यात्रा किस तरह से उड़ीसा जाके और भी आगे स्तर पे ले जा सकता है। बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही आनंद आ रहा है हमें। और सर, आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा जब आपने शुरू की थी और अब, उसके बीच मतलब अब आपका अपने आप को कैसे आकलन करते हैं, आप कैसे एनालिसिस करते हैं? एक्चुअली मैम इट्स प्रोसेस ऑफ जर्नी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई अगर कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पीएचडी करता है। मान लीजिए कि मैंने अगर फिजिक्स का सब्जेक्ट ले लिए, उसमें कुछ मैंने पीएचडी किया है। तो मुझे ऐसा, हमको मालूम है कि जब हम पीएचडी करते हैं कुछ थ्रेसिस डिपॉजिट करते हैं।
इसमें क्या होता है, कुछ नए चीज को हम इन्वेंट करते हैं। तो इट्स ए जर्नी। मैं अभी बता रहा हूँ, जीरो टू इन्फिनिटी, राइट। जब मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं था, तो आई एम टोटली इन्वॉल्व विद द मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, सांसारिक जीवन में। धीरे धीरे इट टर्न्स इनटू ए स्पिरिचुअल लाइफ। तो क्या हुआ, स्पिरिचुअल को मैंने जाना, व्हाट इज स्पिरिचुअल। और जब मैंने स्पिरिचुअल को जाना, तब से मेरा स्पिरिचुअल लाइफ शुरू होने लगा, राइट। तो स्पिरिचुअल का कुछ अंत नहीं है, इन्फिनिटिव है, अनंत काल होता है। क्योंकि जितने भी हमारे भारत बोल सकते हैं, उड़ीसा बोल सकते हैं, जितने भी साधक है, जितने मुनि ऋषि है, जितने भी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, स्टिल दे आर रिसर्चिंग। तो हम अभी अपना साधना पथ में है। कुछ मतलब जो हो गया, उसको हम देखते हैं, अरे मेरे साथ ये हुआ था, तो अभी मैं जो स्टेज में हूँ, आगे मुझे क्या करना है। हम खुद ही देखते हैं अपने आप को, एक स्टेज में रख के खुद देख सकते हैं, यही तो है स्पिरिचुअलिटी। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी में नहीं थे, हम घूम रहे थे ऐसे चारों तरफ, कहाँ जाए, किसको पास है, क्या ढूंढे, ये सब क्या हो रहा है, चारों तरफ सब घूम ढूंढ रहे थे। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी में आ गए, धीरे धीरे जैसे आप किसी पानी को ले आते हैं कुछ कुआं से निकाल के, तो क्या होता है, पूरा वो डाट ही रहता है। कुछ पल के लिए उसको छोड़ दो, तो क्या होता है, वो जो धूल रहता है, जो मली, वो सब नीचे बैठ जाता है। धीरे धीरे ऊपर वाला सरफेस क्या होता है, पूरा क्लीन हो जाता है। दैट इज द क्लियर वाटर। तो स्पिरिचुअलिटी इज लाइक दैट। हमें कुछ पेशेंस चाहिए, जर्नी भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए। तो अपने आप ही जो धूल है, अपने आप ही आ जाएगा नीचे। यही तो है स्पिरिचुअलिटी। हमें धैर्य रखना चाहिए, हर चीज को साक्षी भाव से कि ये क्या हो रहा है। यही तो है एनालिसिस। वाह तो सर। हमें तो हमें धीरज रखना चाहिए। तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। हमारा जो ये लाइफ, फैमिली लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, दोनों अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। वो क्लियर, जो क्लियर वाटर है हमको दिखेगा। आई कैन से दैट ओनली में था। तो मैंने भी रिसर्च किया, क्या है ये आत्मा। सब बोलते हैं आत्मा, आत्मा परमात्मा, तो क्या चीज है ये। मन तेरा अपना गुरु है, तो बाहर ढूंढने की क्या जरूरत।